सर एक एक जनरल क्वेश्चन पूछ लो सर। टेबलेट में तो रही आप पूछिए कुछ। सर ऐसे में मेरे दिमाग जो सर आजकल की जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है जो भी बना रहे हैं सर वो प्रोडक्ट उस बहुत सारे हार्मफुल केमिकल यूज करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को एनहेंस करने के लिए दैट में कॉज कैंसर और सर जिससे हार्मफुल डिसीज। तो सर क्या हम उन पे फ्रॉड का केस कर सकते हैं या उन पे कंसीलमेंट ऑफ थॉट को लेके कंसील को लेके तो यही मार्केटिंग करते हैं कि इससे ये होगा आपके बाल अच्छे होंगे वो होगा पर उसका एकदम रिवर्स इफेक्ट अपने सर हम कर सकते हैं उन पे सिविल सूट फाइल कर सकते हैं इस चीज के लिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो अभी हार्डली 1 डेढ़ साल पहले अगर आपने मैगी के ऊपर लगा था, मसाले में जिंक है यस उसमें, सर यस सर। अगर आपको आइडिया हो, वो केस लगा था। एक्चुअली आपके केवल अगर आपके पास देखिए साइंटिफिक रिपोर्ट अगर आ जाए, एक्चुअली आम आदमी क्या है ये बात नहीं, क्या आज मुझे कहने के लिए बहुत आसान है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ या कुछ भी रीजन जो है, एक्चुअली आप देखेंगे मार्केटर हमेशा दो शब्द यूज होते हैं। पहला होता है कि 99% ये रिजल्ट्स आएंगे, तो वो जो 1% होता है वो हमें आपके लिए होता है जब आप केस फाइल करना चाहते हो, कहते हैं जी हमने 100% नहीं कहा था, हमने 99% कहा था। पहली चीज। दूसरी चीज कहते हैं कि अगर हमारे अगेंस्ट में बोलना है, जैसे मैं कुछ भी एक तरीके का कोई एक्स प्रोडक्ट है और उस एक्स प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसी सब्सटेंस या ऐसा चीज उसमें यूज की जा रही है जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं, जैसे मैंने मैगी वाला एग्जांपल दिया। तो देखो, अगर आप ये चीज अब ये प्रूव करने के लिए आपको साइंटिफिक रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये चीज आप घर में तो चेक कर नहीं सकते हो भैया, आप डाई से आप देख के उसके बारे में नहीं बता सकते, तो उसके लिए साइंटिफिक रिपोर्ट चाहिए। हाँ, अगर आप साइंटिफिक रिपोर्ट ले आते हो और लैब टेस्ट में आप करके बता देते जो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो आप उसके अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके अंदर केस ले सकते हो। इवन आप डिटेल में देखना चाहो तो आईपीसी का अपराध, आईपीसी का ऑफेंस भी उसके अंदर बनेगा। अगर वो कुछ भी ईटिंग मटेरियल के अंदर आ रहा है, सीरीज है कुछ भी, आपका उसके अंदर 272 273 के अंदर वो चला जाएगा। आप पढ़िएगा 272 273 आईपीसी। वहां पे कोई भी नॉक्शियस सब्सटेंस में लाया जाता है जो कि आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। अब इसमें ने क्या वर्ड है, वर्ड नॉक्शियस यूज हुआ है, वर्ड नॉक्शियस। अब नॉक्शियस वर्ड आपकी हेल्थ को अफेक्ट करना चाहिए, तो ही वो उसके अंदर आएगा, तो ही वो उस चीज के अंदर आप उसको क्लॉज के अंदर ला। लेकिन हाँ, आप ये चीज प्रूव कर देते हो लैब टेस्ट से, पोस्ट से, लैब टेस्ट की रिपोर्ट से या और भी डिफरेंट उससे तरीकों से, कि हाँ जो प्रोडक्ट मार्केट में आया है और जिसके लिए कहा कि कॉस्मेटिक्स है या कुछ भी है, कुछ भी एनी मटेरियल है, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो उनके ऊपर फाइन लग सकता है। बात नहीं है, फाइन लग सकता है। मैगी के ऊपर जैसे लगा था, तो मैगी को पूरा का पूरा अपना प्रोडक्ट का चेंज, आज भी मैगी जैसे वापस आ गई है। अब मैगी ने फिर अपना लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई, अरे पहले अगर प्रोडक्ट दिक्कत थी लेकिन अब वो दिक्कत नहीं, वो तो आप फिर उसको आपके इसमें चला जाएगा ना, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर, और उस अडल्ट्रेशन 92 भी आएगा, 270 273। और अगर मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर मेडिसिन कोई गलत है, तो वो आपके 275 में आएगा। तो आईपीसी के अंदर ऑफेंसेस गिवन है, लेकिन बात वही है, बर्डन ऑफ प्रूफ वाला कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आप किसी फैक्ट को असर्ट कर रहे हो तो फिर आप करना पड़ेगा। अगर आप प्रूव कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं ये आपके कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप उसको ले जा सकते हो, जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जुरिस्डिक्शन है। आपको पहले प्रूव करनी पड़ेगी ये बात, अगर आप प्रूव कर देते हो तो बिल्कुल उस कंपनी के खिलाफ केस फाइल हो सकता है, बिल्कुल उनको कंपनसेशन क्लेम देना आपको पड़ सकता है। मैगी का जैसे मैंने आप दे रहा हूँ, आपका अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आपने टॉर्च के अंदर एक केस पढ़ा होगा, जिंजर बियर केस, Yes. डॉन स्टीवेंसन, याद आया? तो वो भी इसी चीज के ऊपर तो था। वहां पर उसमें उस एल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर स्नेल की डिकम्पोज्ड बॉडी आई थी। आप प्रूव बिल्कुल कर सकते हो आपका, क्योंकि आपका, आप आज किसी के साथ देखा जाए तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है कि जब आपने आज एक साउंड
किसी को, तो आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि जो चीज मुझे वहां से मिलेगी वो चीज प्रॉपर होगी। और जब वो, अगर या तो वो चीज ओपन है, लेकिन अगर वो टैग के अंदर कुछ भी, जैसे कई बार ये होता है कि आपको ये एक्सपायर्ड चिप्स हो जाते हैं, या एक्सपायर्ड कोई बार ये कुछ भी आपके नमकीन, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। पूरा अधिकार है आपका कंपनसेशन क्लेम करने का, क्योंकि आपने जब उनको अमाउंट पे किया है, उस पे इम्प्लाइड प्रॉमिस आपका हुआ है कि मैं 10 रुपए अगर आपको दे रहा हूँ तो आप 10 रुपए के, आपका अगर 10 रुपए का नोट खराब होता है वो आपको रिटर्न नहीं करता है ना। क्यों? क्योंकि वो 10 रुपए चलेंगे नहीं, तो फिर वो खाना जो खराब है वो कैसे चल जाएगा। तो बिल्कुल आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप करो तो बिल्कुल आप उसके अंदर कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हो, सिविल सूट फाइल कर सकते हो। टॉर्ट्स का मामला आएगा, जैसे मैंने आपको जिंजर बियर वाला एग्जांपल दिया, फाइल। सर क्लियर हो गया शिवम? ओके सर, ओके। हाँ बोलिए शिवम। सर हाँ शिवम ब्रीच ऑफ बोलिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसआरए है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शन है जिसके तहत भी हम लोग जा सकते हैं रिलीफ क्लेम करने के लिए। एक ही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का शिवांकर, 491। 491 सर, लेकिन सर जैसे कि अनड्यू हाँ। इन्फ्लुएंस हुआ या फिर फ्रॉड हुआ, तो उस केस में हम्म। भी तो हम जा सकते हैं, हमारा हो रहा है। हाँ, वो क्या है उसमें शुभांकर, हम चीटिंग के अंदर वो मैटर चला जाता है। वो आप अनडील के अंदर आप वो नहीं लेकर आते हो, लेकिन आप उसके अंदर चीटिंग का ले आते हो उसके। लेकिन क्योंकि एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ आपका एक तरीके से देखा जाए तो ये सिविल सूट का मामला होता है। सिविल केसेस वो होते हैं जहाँ केवल आप अफेक्टेड हो रहे हो, एक्सेप्ट पब्लिक न्यूसेंस कंसेप्ट अलग। ज्यादातर हम सिविल और क्रिमिनल को, जब आप अर्लियर स्टेजेस में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में लॉ में एंट्रेंस में लॉ का अपना फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं, सिविल और क्रिमिनल इस ग्राउंड पे डिफरेंशिएट किया जाता है कि सिविल लॉज वो है जहां पे आपके सिविल राइट्स अफेक्टेड होते हो। जैसे आपकी प्रॉपर्टी पे अगर मैंने कब्जा कर लिया तो उससे आप ही को दिक्कत होती है और तो कोई दिक्कत। हाँ, वहां मैंने अगर आपके साथ कोई मारपीट हो जाती है, या आपके मारपीट हो गई, आपकी चोरी हो गई, या आपका हो गया, तो इससे जो ऑफेंस कमिट हो उससे स्टेट अफेक्टेड होगी। तो जनरली जहां पर एक से ज्यादा लोग अफेक्टेड हो रहे हैं तो क्रिमिनल में आएगा और यहाँ आएगा। लेकिन स्पेसिफिकली बात करो कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्रिमिनल के अंदर क्या है, तो वो तो केवल 491 ही है और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, वो चीटिंग में आ सकता है। जैसे आप लेने गए मार्केट से कि मुझे एक्स ब्रांड के शूज चाहिए, ठीक है। अब वो जो ब्रांड था उसके अंदर जैसे स्पेलिंग एक होती है, किसी ब्रांड स्पेलिंग है, तो वो एसीबी स्पेलिंग आपको मिल गई, तो वहां पर आप चीटिंग का मुकदमा बिल्कुल दायर कर सकते हो। बिल्कुल चीटिंग का मुकदमा हो सकता है। 400 पढ़ोगे तो उसमें आप चीटिंग कर सकते हो कि आपको चीट किया गया। आपसे आपने उसको पैसा दिया तो आप ये चाहते थे कि मुझे ये चीज मिले, लेकिन मुझे गलत मिली। तो चीटिंग का होता है, ये बहुत चीजें होती हैं। बाहर से प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको दिखने में तो वो ओरिजिनल होते हैं, लेकिन जैसे हम उनको ओपन करते हैं तो वो फॉल्स निकलते हैं। लेकिन ध्यान रखना जो, हाँ बोलो शिवांकर बोलो। सर जैसे कि कल शिवम ने भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई मेडिसिन है जो 100 रुपए में मिल रहा था परसों, लेकिन आज वो 10,000 रुपए में मिल रहा है, तो क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा या फ्रॉड के नहीं आएगा? नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि वो एक तरीके से आप उसको ह्यूमन में उसमें तो कंसिडर कर सकते हो कि देखो जब ये सप्लीमेंट का सिंपल, लेकिन उसके अंदर फर्क आ जाता है। आजकल एक एक्ट चल रहा है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। मेडिसिन ये सारी चीजें, जैसे आज के टाइम की पेंडेमिक की टाइम की बात करूं, तो फिर आप जो उसको हायर प्राइस पे बेच रहे हो तो फिर वो एसेंशियल कमोडिटीज में आ जाता है। लेकिन हम जो है सेक्शन 16 का इलस्ट्रेशन डी, जो कि बैंक की उसमें बात करता है, वो कंसेप्ट अलग है। वहां फाइनेंशियल क्रंच का केस था। मैंने बोला कि मैं जैसे जैसे आप भी सिंपल, मैंने एग्जांपल कल दिया था कि मेरा 10,000 का मोबाइल है। अब उसको अगर 10 साल हो गए तो भी आप कोशिश करोगे कि यार 1,000 में फायदा हो जाए, और वहीं अगर आपको एक आदमी 11,000 का ऑफर दे रहा है और एक 5,000 का ऑफर दे रहा है, तो आप 11,000 चूज करोगे। ये है जनरल इकोनॉमिक जवाब, जहां पे अभी ऐसे टाइम के ऊपर जो ये सिचुएशन अराइज हो रही है, तो ये देखा जाए तो आपकी जो असेंशियल कमोडिटीज है
उनसे आने से, तो ये फिर केस टोटल डिफरेंट हो गया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगी, फिर ये टोटल अलग कंसेप्ट हो गया, फिर ब्लैक मार्केटिंग और उसमें चला जाए। वो एक्चुअली मैंने डिस्कस कर रहा था जब मैं फ्रॉड पढ़ा रहा था कि आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को लॉ में कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता। जैसे मैं आप मर्डर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, पुलिस दो चालान आपके सामने लेके आती है और आप एज अ जुडिशियल ऑफिसर अगर हैं और आपके सामने एक चार्जशीट के दोनों चालान 302 के हैं, लेकिन एक चार्जशीट के अंदर तो आप किसी को एक्विटल कर देते हो और एक चार्जशीट आप कन्विक्शन दे देते। फर्क क्या है? दोनों में तो 302 का चालान लगा है, फर्क है फैक्ट्स का। वही बात यहाँ पर है कि आप फैक्ट्स को पहले देखो। मैं ऐसे मुझे जहां दिखाई दे सीधा मैं सेक्शन 17 लगा दूं, पहले मैं उस ट्रांजेक्शन को देखूं तो कि क्या लिटरली फ्रॉड हुआ। चीज नहीं है, बायर का ये जरूरी नहीं था कि जब वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा था, हम सेलर के ऊपर सारी लाइबिलिटी क्यों डालते हैं? लाइबिलिटी हम सेलर के ऊपर सारी डालते हैं। हम ये भी देखिए, अगर बायर उसके अंदर इलिटरेट था तो बात अलग है, तो फिर फैक्ट अलग हो गया। लेकिन अगर बायर अवेयर था सब चीजों के बारे में, जैसे कल मैं एग्जांपल दे रहा था कि तो फर्स्ट टाइम हॉर्स को परचेज कर रहा है और एक जिसका खुद का स्टड फार्म है, उसके पास 100-500 हॉर्सेज है, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब वो हॉर्स लेने जाए उसका माइंडसेट है कि मैं प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करूंगा और मैं चेक करूंगा कि हॉर्स सही है या गलत है। वहां उसका इंस्पेक्शन करने का तरीका है, और उसमें अनसाउंड निकलता है और अनसाउंडनेस के बारे में वो नहीं बताता है, तो उसमें सेलर लाइबल नहीं होगा, क्योंकि हमने बायर के सामने प्रोडक्ट को रख दिया। अब आपको अपने हिसाब से पूरा करो और चेक करने के बाद जब सेटिस्फाई हो जाओगे तो आप प्रोडक्ट ले लो, क्योंकि उसने आपको मार्केट में वहां प्रोडक्ट रख दिया। लेकिन हाँ, फिर इसके अंदर क्वेश्चन चेंज हो जाता है। अगर आलर से ये बात पूछी कि क्या ये हॉर्स साउंड माइंड का है और वो कुछ नहीं बोला, तो इट इज नॉट अ फ्रॉड। लेकिन वहां जब सेकंड चीज उसने ये बोल कि जी मैं मानूंगा अगर आप जवाब नहीं दोगे कि ये हॉर्स साउंड माइंड का है, तब उसका ड्यूटी टू स्पीक हो जाए। हाँ सॉरी, वहां हो जाता है साइलेंस अमाउंट्स टू, क्योंकि उसका चुप अपने आप में बोलने के बराबर। तो फैक्ट्स को हम पहले देखेंगे। हमने प्रिंसिपल को पढ़ लिया, फिर हम प्रिंसिपल को फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऐसे हो रहा है। हम बायर को प्रिवेंट जब करना चाह रहे हैं तो हम सेलर के राइट्स को वायलेट कर देंगे। सेलर कहेगा जी मैंने प्रोडक्ट रख दिया था, उसको खुद तो देखो ना। आप उसको खुद जब अगर ऐसी कोई चीज थी, देखिए मैं फिर बात रिपीट बार बार कर रहा हूँ कि आप कंसिडर करो, अगर कोई चीज थी जो कि बेयर आई से नहीं देखी जा सकती थी और या डिफेंडेंट प्लेंटिफ के पास बहुत लिमिटेड टाइम था उस प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करने, ऐसी सिचुएशन में फिर बात फिर अलग हो जाती है। लेकिन आप पहले फैक्ट्स देखो और फैक्ट्स के ऊपर उस प्रिंसिपल को अप्लाई करो और उसके बाद फिर कंक्लूजन यहाँ पर फ्रॉड। अभी हम 19 को पढ़ेंगे आज, तो आपका और फ्रॉड के ऊपर जो भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो और क्लियर हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ शुभांकर? यस सर। ठीक है, अभी हम और आगे पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम ये चीजें आपको समझ में आई सेक्शन 16 वाली। सेक्शन 16 और 17 में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर में आया हो आपको, बताइए। क्लियर है आप? यस सर। सर वो हाँ एग्जाम्पल क्लियर नहीं है सर, जो आपने वो बताया था कि ब्रेक फेल वाला, कि वो अपनी डॉट आएगा किस गाड़ी वाले पर, वो वाले पर्सन को नहीं बताया। देखो, उसके अंदर जो हम सेक्शन ये पढ़ रहे थे हम, यहाँ पर दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि जहां कहां पर मेरा चुप रहना फ्रॉड में आएगा, या क्लॉज तो क्या लिखा हुआ है, मेयर साइलेंस ऑफ फैक्ट्स डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, ओनली इट अमाउंट्स टू फ्रॉड व्हेन देयर वाज ड्यूटी टू और इट वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच। देखिए, ड्यूटी टू स्पीक का जो कंसेप्ट है ये टोटल रिलेशन से डील करता है। ड्यूटी टू स्पीक वाला जो है रिलेशन से डील करता है। आज अगर मेरे पास दो व्यक्ति हैं, आज ए है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आज जैसे ए है, ए के पास एक एक्स नाम का हॉर्स है, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन में भी है।
ए के पास बी आता है और बोलता है हॉर्स करना है, मुझे हॉर्स पे राइड करना है, मैं राइड कर लूं, हॉर्स ठीक तो है, मैं कुछ नहीं बोला। वही ए का सन ए का सन आके ए से बोलता है कि मैं हॉर्स पे राइड करना चाहता हूं और बताइए क्या हॉर्स सही है। तो सेकंड केस के अंदर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ए की ड्यूटी है कि वो अपने बेटे को बताए कि हॉर्स से अनसाउंड माइंड का है। यहां पर बी में उसकी ड्यूटी नहीं है, वो चाहे तो बता सकता है, वो चाहे तो ना बताए, लेकिन आप देखिए आप इसमें क्या ह्यूमैनिटी वाला कंसेप्ट को मत लाइए, हम लॉ ह्यूमैनिटी चीज, यहाँ पर हम बात हो रही कि कहां पर मेरा वो गलत कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसको पता है कि हॉर्स सही नहीं है और फिर भी वो उसको राइड करना है, तो वो कंसेप्ट टॉट्स में आएगा। हम अभी टॉट्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम अभी टोटल हमारा जो कंसंट्रेशन है वो अभी फ्रॉड के ऊपर है कि फ्रॉड कब होगा और से फ्रॉड कब होगा। टोटल कंसंट्रेशन इन 2 पॉइंट्स के ऊपर है। तो जहां पर ए की डॉटर का के आ जाता है रिलेशन, तो वहां पर ए की ड्यूटी क्या है कि वो अपनी बताए कि जी आप जिस हॉर्स पे आप राइड करने का सोच रहे हैं वो हॉर्स अनसाउंड माइंड का है। बी के केस में भी ड्यूटी है, कर रहा हूँ, बी के केस में भी उसकी है, लेकिन यहाँ पर वो चुप रहता है तो फ्रॉड के अंदर नहीं आएगा। बी ए के खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता है कि जी मुझे खराब घोड़ा क्यों, इन्हें बोला मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है, आप खुद इंस्पेक्ट करो, आप खुद चीजों को जांचो, लेकिन हाँ जहां मेरी बेटी का मामला आएगा वहां मेरा ड्यूटी को हो जाएगा, ड्यूटी उसको बताने। तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के रिलेशन में लो, ये गलत है, टॉर्ट्स के अंदर इसको हम डील करेंगे वो अलग चीज आएगी, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट के व्यू से देखें तो कहां पर उसका चुप रहना कहां पर उसका चुप रहना बोलने के बराबर आएगा, वहां पर ही उसको फ्रॉड कंसिडर जाएगा। तो वो 2 केसेस में है, या तो ड्यूटी टू स्पीक, और सेकंड वाला मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जहां पर जब मुझसे प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न अंदर मेरा चुप रहकर बोलने के बराबर माना जाएगा तो मैं फ्रॉड के अंदर आ जाऊंगा। अब क्लियर हुआ विशाखा? यस सर। इसमें इतना मत हो, सिंपल है, अभी आप इसको समझो, क्योंकि आप अभी क्या है इसको डायरेक्ट आप ह्यूमैनिटी के साथ उसको आपस में कनेक्ट करने कि सर वहां उसकी ड्यूटी थी, उसको चोट लगी बताए, वो सारी बात अलग है। अभी हम टोटल जो हमारा कंसर्न है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग हम फ्रॉड कर रहे हैं। तो यहाँ इसको देखिए ना, इस इलस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ, जो मैं कह रहा हूँ वो इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स which A knows sound, A think to be about B's unsoundness. That is not. अच्छा आप मुझे सिंपल सी एक चीज बताइए, आज आप देखिए आपका फोन जो आप यूज कर रहे हैं उस फोन के अंदर चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत है, आपने उस फोन की कॉस्ट 10,000 पे डाली, अब लॉ को सब ठीक है, कोई कानून नहीं है। अब आपको पता है कि अगर ये चार्जिंग पॉइंट का वाला मैंने अगर फॉल्ट बता दिया, ये फॉल्ट मैंने बता दिया, तो इसकी प्राइस कम हो जाए, मेरा मोबाइल का 5,000 में ही सेल हो पाएगा, मेरा फोन बाकी सही है, बस चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत है। तो आप क्या बताएंगे ये बात कि चार्जिंग पॉइंट के अंदर है? लॉ को मत, जनरल अपना बताइए। नो सर। बस आंसर दे दिया ना आपने खुद ही। तो वो, लेकिन वही आपके की सिस्टर आपसे फोन मांगती है कि मुझे फोन चाहिए, आप दो, तो आप कहोगे देखो फोन का ना चार्जिंग पॉइंट खराब है, तो वहां पे आपकी ड्यूटी आ गई है, तो आपका बिजनेस के अंदर हो रहा है, बायर भी अवेयर ऑफ द फैक्ट्स। केवी टेम्पटर का प्रिंसिपल ही यही है कि मैंने आपके सामने प्रोडक्ट रख दिया, अब आप इसको अपने हिसाब से देख लो, मैं ये तो कह नहीं रहा प्रोडक्ट परचेज करना ही करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से पूरी इसकी क्या जाता है कि अपने सेटिस्फाई आप हो जाओ कि इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे सामने आता है कंसेप्ट मिस रिप्रेजेंटेशन का। देखिए मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं, फ्रॉड और मिस में लगभग सेम से ही होते हैं, फर्क होता है इंटेंशन। फ्रॉड के अंदर आपकी इंटेंशन टू डिसीव होती है, मैं चाहूं कि सामने वाली बात पे विश्वास करे और विश्वास करने के बाद उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचे। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर भी व्यक्ति चाहता पर लेकिन वो विश्वास को गुड फेथ के साथ कर रहा है, वो विश्वास गुड फेथ के साथ वो कर रहा है, और वहां पर मेलाफाइड इंटेंशन के साथ। देखिए मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एन इंक्लूड, ठीक है,
द पॉजिटिव असर्शन, देखिए पॉजिटिव पहले शब्द को हम, पॉजिटिव असर्शन मतलब होता है पॉजिटिवली किसी बात को सामने रखना, पॉजिटिवली किसी बात को असर्ट करना, बोलना पॉजिटिवली in a manner not warranted by the information of the person making it of that is believes to be true। देखिए क्या होता है, ए और बी, ठीक है, हमने जो लिया था हम वही लेते हैं कि ये ए का मकान है, ठीक है, ए का मकान है, फॉर इंडिया के अंदर नहीं रहता। ए ने बी को ये बोला कि मैं मेरा मकान सेल करना चाहता हूँ, आप परचेज करना चाहते हो तो मुझे कॉस्ट बताओ। बी बोला ठीक है, मैं आपका मकान करने के 10 लाख रुपए दूँ। ए ने बोला कि ठीक है आप परचेज कर लो। तो उस फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि मकान ठीक तो है, कोई कंडीशन खराब तो नहीं है, 10 साल से आपको मकान के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप ये कहते हो नहीं मकान तो सही कंडीशन में, तो मैं 10 साल से रह रहा था लेकिन मुझे नहीं लगता मकान में दिक्कत होगा, तुम पर एक तो ये लाइन हुई। और इसी के साथ एक लाइन मैंने ये बोली कि मैं चाहे बाहर रहता हूं लेकिन मकान ऐसे अंदर से देख लिया था और मुझे ये बात बता दी कि इस मकान की बहुत जर्जर कंडीशन हो चुकी है, इस मकान के अंदर कुछ भी नहीं है और ये मकान अब बिल्कुल ही खराब, और इसको सेल आउट करके अपने तो यहाँ से जाओ। अब यहाँ पर मेरा फ्रॉड आ जाए क्योंकि मुझे कोई चीज पता थी और वो चीज आपको आई, या मैंने जानबूझकर आपको कोई झूठ बोला जिसके बारे में मुझे पता था, जिसके बारे में मुझे पता था कि ये चीज रियल एग्जिस्ट नहीं करती और मैंने आपको वो चीज बता दी। तो यहाँ पर जहां पर मेरी इंटेंशन टू डिसीव है सेकंड केस के अंदर, वो तो फ्रॉड हो जाएगा। हाँ मेरे के अंदर आपको बताया कि ये मकान सही है, सब कुछ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए ने बी को अगर ये बात बताई तो कोई नहीं, क्योंकि उसने रिप्रेजेंट किया फैक्ट्स को, उसने गलत उसने किया है, दोनों में गलत है, लेकिन यहाँ पर उसकी इंटेंशन नहीं है, बिकॉज ही पॉजिटिव assert a fact which he believes to be true, which he believes to be true but in reality which is not true। उसको लगता है कि ऐसा होगा, विश्वास है कि, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। लेकिन सेकंड केस के अंदर उसको 100% श्योरिटी है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जहां पर इंटेंशन आ जाए फ्रॉड होगा, जहां इंटेंशन टू डिसीव नहीं होगा वहां पर मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यह है पहला क्लॉज। इसके बाद सेकंड है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to deceive, ऐसे मैंने ब्रीच किया जहां पर मुझे सामने वाली व्यक्ति को डिसीव करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, gains an advantage without it to deceive, gains an advantage, लेकिन जिससे मुझे फायदा हुआ है, to the person committing it or anyone claiming under him by misleading her to his prejudice, उसको अफेक्ट करने के लिए, और to the prejudice of one of the claiming under। सिंपल सी ये बात करता है कि जहां पर मैं किसी ने कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी करी है जहां मेरी इंटेंशन टू डिसीव नहीं थी, जहां मेरी इंटेंशन डिसीव नहीं थी, को करने से मुझे कोई एडवांटेज मिले। देखिए बहुत सिंपल सा इसका मैं आपको बताऊं, सेल्समैन होते हैं, ठीक है, सेल्समैन आप के अंदर आप जाते हैं, सेल्समैन आते हैं आपके पास और बोलते हैं कि जी आप ये कार ले लें, ये कार ले लें। अब एक्चुअली होता यह है कि सेल्समैन का टारगेट होता है जैसे कि उनको अंत में सेल करनी। अब एक सेलमैन के पास आप गए जिसकी मात्र अभी तक 5 ही कार सेल आउट हो पाएंगी। अब आप उसके पास जाते हो और बोलते हो मुझे कार दिखाओ, वो कहता है ठीक है सर आप कार देख लो, कार में ये है, 10 तरह की कारें हैं, इसके अंदर ये है ये है। आप हो कि आप एक बात बताओ, क्या इस कार के साथ आप म्यूजिक सिस्टम दोगे? अब क्या होता है, उसको इस बात नहीं है, 10 कार जो है उन सबके साथ म्यूजिक सिस्टम जाता है, 10 कार जो है उन सबके साथ म्यूजिक सिस्टम जाता है, लेकिन वो जो 11वीं कार का म्यूजिक सिस्टम नहीं निकाला हुआ। अब उस व्यक्ति को ये लगता है कि कार तो होगी, म्यूजिक सिस्टम तो सब में दिया जा रहा है, इसमें भी दिया जा रहा होगा, बोले हाँ आज म्यूजिक सिस्टम दिया जाता है। और जब कार सेल हो गई
तो म्यूजिक सिस्टम नहीं मिला और वो व्यक्ति कार लेके चला गया। अब 10 दिन बाद वो सेल्समैन बोलता है कि साथ फ्रॉड किया। अब फ्रॉड के अंदर सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि आपकी इंटेंशन टू डिसीव होनी चाहिए। इंटेंशन टू डिसीव, मैंने सोचा कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, मैंने सोचा कि जब 10 गाड़ियों के साथ सामान दिया जा रहा है तो 11वीं गाड़ी के साथ जा रहा होगा, लेकिन मैंने ड्यूटी का अपना ब्रीच किया। मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं चेक करके आऊं कि क्या 10 गाड़ियों के साथ अगर म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, क्या गाड़ी के साथ भी मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी के साथ ब्रीच करके, मैंने मेरी ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करी, लेकिन इससे मुझे एडवांटेज हुई है कि टारगेट था उस अचीव करने में मुझे हेल्प मिली है। तो ये जो कंसेप्ट कहलाता है ये आता है मिस रिप्रेजेंटेशन में। क्यों? क्योंकि मेरी इसके अंदर इंटेंशन टू नहीं है। अगर मुझे ये चीज पता होती, देखिए मैं फिर क्या बता रहा हूं, दोनों ही, अगर मुझे पता है चीज, और डिसीव को जानने के लिए सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता है कि रियलिटी में ये चीज एग्जिस्ट नहीं होती है, अगर आपको रियलिटी में चीज नहीं होती है, फिर भी आप सामने वाले को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि नहीं ये एग्जिस्ट हो रही है और आप ये चीज करो, तो वो सिंपल आता है फ्रॉड। अगर चीजें वही है, एग्जिस्ट हो रही हैं, नहीं हो, लेकिन एग्जिस्टेंस में है इसके बारे में आपको श्योरिटी नहीं है, जहां पर आपको श्योरिटी है फ्रॉड है, जहां पर आपको मिस रिप्रेजेंटेशन है। सिंगल लाइन में डिफरेंस यही आता है इसके। और ये जो आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी का पढ़ लिया, अब यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी का एडवांटेज कुछ ना है, लेकिन उसमें आपको इंटेंशन टू डिसीव आपकी नहीं होती, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा जाए तो मैंने सामने वाले व्यक्ति को मिसलीड तो किया ना, मैंने पूरा किया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि हाँ जी सर स्टीरियो मिलता है, लेकिन रियलिटी में स्टीरियो मिलता ही नहीं था। मिसलीड तो मैंने किया, लेकिन उस मिसलीड करने में मेरी इंटेंशन नहीं थी। बताइए इन 2 पॉइंट में किसको डाउट है आपको? बताइए। नो सर। क्लियर है? चलिए शुभांकर यस क्लियर है? सर, यस सर। शुभांकर सर क्लियर है सर। सर क्लियर। चलिए अब आता है कंसेप्ट लास्ट वाला, कॉजिंग। क्या लिखा है? कॉजिंग innocent party to an agreement to make a mistake as to the substance of a thing which is subject to the agreement. सिंपल है यहाँ पर innocent mistake, मिस्टेक है वो मिस्टेक इनोसेंटली हुई, उसके अंदर मैंने जानबूझ के वो चीज नहीं करी है। आपने मुझसे बोला कि आपका मकान कौन सा है, मैंने कहा ये जो पीछे तीसरा मकान ना, या पीछे जो मकान दिख रही है इनमें से एक मकान मेरा है। अब मैंने प्रॉपरली आपको नहीं बताया, लेकिन मेरा वो तीसरा मकान नहीं था, रियलिटी मेरा 5वां मकान। यहाँ पर कोई घूम फिर के आ जाती है कि जहां पर इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, यहाँ मैंने इनोसेंटली एक मिस्टेक करी है, यहाँ मैंने इनोसेंटली एक मिस्टेक करी, तो उस मिस्टेक को हम फ्रॉड में कंसिडर ना करके हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन में कंसिडर करें, ठीक है। तो आप जनरली आप समझ के लिए तो आप दिमाग में रखिए कि मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के अंदर बेसिक डिफरेंस है इंटेंशन टू डिसीव, पहली चीज। दूसरी, टू डिसीव, आप सामने वाले व्यक्ति को इंजरी पहुंच रही है और आपको पता है कि मैं ये एक्ट करूंगा तो इससे इंजरी इसको पहुंचेगी। दो, इन फ्रॉड आपका पर्सन खुद भी कर सकता है और थ्रू एजेंट भी कर सकता है, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन हमेशा पर्सन खुद ही करता है, ठीक है। और इस जो हेयरलाइन डिफरेंस इन दोनों में है इंटेंशन टू डिसीव, बाकी फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं आता, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, ठीक है। अब हमारे सामने आता है सेक्शन 90। सर देखिए सेक्शन, हाँ हाँ बोलिए आयुषी। मिस रिप्रेजेंटेशन में बीओपी डिफेंडेंट पार्टी पे आएगा प्रूफ करने के लिए। अभी अभी 19 मुझे पढ़ाने दो आयुषी, अभी क्लियर हो बीओपी 1 मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। चलिए 19 क्या कहता है देखिए, 19 बोलता है वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट। अब आपके दिमाग कंसेप्ट आएगा सर वॉइडेबल तो एग्रीमेंट होता ही नहीं है, वॉइडेबल तो एग्रीमेंट होता ही नहीं है, यहाँ वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स कैसे?
वॉइडेबल एग्रीमेंट तो पढ़ा ही नहीं, और वैलिड एग्रीमेंट पढ़ा है, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, ये वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, मतलब undue influence, मतलब undue influence नहीं है, केवल coercion, misrepresentation और fraud। coercion, fraud और misrepresentation से अगर consent ली गई है, the agreement is a contract, वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, लेकिन voidable at the option of the party whose consent was so caused। अब वर्षन, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के से कंसेंट लेकर किसी भी एग्रीमेंट में वर्ड देखिए किस एग ली गई है, कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट नहीं बोला है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता तो फिर तो वो वैलिडी बन जाता ना। तो उन्होंने बोला है कि कोहर्शन, मिसरिप्रेजेंट ऑफ कंसेंट ली गई है किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाएगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये चीज मैंने आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताई थी कि प्रैक्टिकली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही माना जाता है, अनलेस एंड जिस ऑप्शन में वो है वो उसको एक तरीके से अनएनफोर्सेबल नहीं बना देता। अदरवाइज वॉइडेबल अनलेस एंड अनटिल पार्टी जो कि जिसके ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वो उसको अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर ही होता है। तो ये माना गया कि कोहर्शन से हो, फ्रॉड से हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से हो, कंसेंट ली गई है तो वो वॉइड नहीं रहेगी, वो वैलिड ही। अब इस एक बार इसको पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके नीचे हम रीजंस पढ़ते हैं। ये तो इसने जनरल प्रिंसिपल बता दिया, आगे क्या देखिए। अब पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज, अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, उसने ऊपर आपको एग्रीमेंट से बता दिया, लेकिन मैंने जैसे आपको ये बात बताई कि हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही मान के चलते हैं अनलेस एंड अनटिल उसकी अनएनफोर्सेबिलिटी के ऊपर जिस भी व्यक्ति के ऑप्शन एनफोर्सेबल डिक्लेयर अनएनफोर्सेबल ना करते, तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ही मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको हमेशा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, वहां कॉन्ट्रैक्ट मत लिख देना, क्योंकि यहाँ इसने ऊपर ये चीज क्लियर कर दी, ठीक है। अब लिखा है अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हुज कंसेंट वाज फ्रॉड प्रेजेंटेशन में इफ ही थिंक्स फिट। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, अगर उसको सही लगता है, इंसिस्ट दैट द शैल बी, क्योंकि एनफोर्सिबिलिटी तो उसके पास है ना, तो कह सकते हैं नहीं जी कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करो आप, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वॉइड कंसेंट मेरी कोहर्शन में से, लेकिन ये कौन कहेगा, जिस व्यक्ति की कंसेंट कोहर्शन या मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, कोई और नहीं, वो खुद कहेगा, इंसिस्ट करेगा को परफॉर्म किया जाए, एंड दैट ही शैल बी पुट इन अ पोजीशन, ही कौन है, जिस व्यक्ति की कंसेंट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, which he would have been if the representation made had been true। वो ये कहेगा कि जी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उस पोजीशन में रखा जाए जिस पोजीशन में मैं होता अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सही होता। देखो कुछ दिक्कत नहीं है, फादर ने सन को बंदूक रख के तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करो और ये प्रॉपर्टी का मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, जबकि रियलिटी में उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट जो थी, प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट थोड़ी सी 1 करोड़ रुपए थी। सन के पास अब अथॉरिटी है, ठीक है, सन इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तो वो है, वो उसको वॉइड भी बना सकता है। अब क्या होता है कि सन ने बोला कि नहीं मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही मान के चलता हूँ, इसको बोलता हूँ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये, फादर को तो मकान का पोजेशन दे दो, लेकिन मुझे भी 10 लाख रुपए चाहिए। मुझे पोजीशन जाए कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कोहर्शन से ना होता तो मुझे कुछ अगर एडवांटेज मिलती तो मुझे उसी तरीके से एडवांटेज मिलेगी, फादर को तो हाउस दे दो और 10 लाख रुपया दे दो। ये कहता है आपका ये कंसेप्ट 19 के नीचे वाला क्लॉज। 22
हुआ किया और लास्ट में लिख दिया that he shall be put in a position that he would have been if the representation made had been true. समझ में आया? आइए सर कोई भी एक डाउट बार है, फिर नहीं से समझ में? रिपीट कर दीजिए सर। रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है ये। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ी कि अगर रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कंसेंट ली गई है तो वो कहेगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तो कोई डाउट सर नहीं, इसमें वॉइडेबल क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर, कहलाएगा। हाँ बोलो बोलो। सर कोर्सन मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड वाली अगर हम उसका डेफिनेशन देखते हैं तो ये लिखा हुआ है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन की बात करता है ना, तो फिर सर इसमें अगर हम बात करें वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड, तो यहाँ पर फ्रॉड ये तो हमने इस क्योंकि इसमें फर्क ये हो गया है, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया और मैं जरूर करना चाहूंगा कि एक बार शुभांकर आप सेक्शन 15 को पढ़ लो। लास्ट में क्या वर्ड दिख रहा है? पढ़ा लिया शुभांकर? यस ठीक है, अब आपने पढ़ा, यहाँ पर क्या लिखा है? सॉरी 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 माय मिस्टेक। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो आप बात कह रहे हो? तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ हाँ, मैं गलत बोल गया। फ्रॉड में 119 में फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट वर्ड दिख गया? यस सर। अब मिसरिप्रेजेंटेशन में आओ। हाँ पढ़ लिया? हाँ हाँ ठीक है, अब पढ़ो ये किसके बारे में बात कर। यस सर। यहाँ पर तीनों चीजें आएंगे शुभांकर, तीनों चीजें, कोहर्शन भी है, फ्रॉड भी है और मिसरिप्रेजेंटेशन भी है। सर लीव करना इसलिए पड़ेगा। ये डिफरेंट सेपरेट बताया कि मैं एग्रीमेंट का एग्रीमेंट कोहर्शन से है तो उसको हम एग्रीमेंट के उसमें लेंगे। जब हम उसको उससे क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। लेकिन यहाँ जब इसने तीनों को इंक्लूड किया तब इसने तीनों को एक चीज बोल दिया कि जी ये कहलाएगा एग्रीमेंट, लेकिन वो एसमेंट, तो इसने यहाँ तीनों को कंबाइन कर लिया, इसलिए यहाँ पर उन्होंने वर्ड एग्रीमेंट लिखा। वहां पर उन्होंने सेपरेट सेपरेट था तो उन्होंने एग्रीमेंट लिखा, वही है। देखिए ये बात तो एक निश्चित है कि ऑल्दो वो रहेंगे एग्रीमेंट की डेफिनेशन में ही, लेकिन जैसे ही उनकी कंसेंट मोड से आ जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मैंने आपको जनरल बताया, इसको हम डी वैलिड मानते हैं। डीम टू बी वैलिड, नॉट वैलिड बट डीम टू बी वैलिड, कि हमने एक ऑप्शन सामने वाली पार्टी को दी कि हमने कंसेंट कोहर्शन मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड से लिए कि वो चाहे तो इसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसलिए जो है वो हमने वहां पे एग्रीमेंट पढ़ा है। कोहर्शन के अंदर हमारा जो वर्ड है वो एग्रीमेंट वर्ड हमने देखा, फ्रॉड में हम कॉन्ट्रैक्ट देखा और 18 के अंदर हमने वर्ड देखा तो वो हमने एग्रीमेंट देखा। तो कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट कहीं पे एग्रीमेंट, तो 19 उसने सारा एक की लाइन में ये ऐसे एग्रीमेंट होंगे जिनके अंदर कंसेंट तो मिली है और कंसेंट मिलके वो कॉन्ट्रैक्ट भी बने हैं, चाहे कंसेंट कोहर्शन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से थी, लेकिन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी नहीं आएंगे, वो आएंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। अब क्लियर हुआ क्या? वापस एक्सप्लेन बताओ। क्लियर है सर। ठीक है, तो इनको तीनों को जब हम कंसोलिडेट पढ़ेंगे ना तो वो अलग उसमें चला जाएगा। आप हमें रखिएगा, अगर आप कभी कंपटीशन में चीज पूछी जाती है तो आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, या तो थोड़ा सा आपको हल्का सा आपको रीजनिंग चेक करने के लिए लिख सकते हैं, अगर कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
कंसेंट फ्रॉड से ली तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वॉइडेबल एग्रीमेंट होगा, नन ऑफ द अबव होगा। तो आपने देखेंगे यहाँ पर तो वर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन उसका आंसर होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वो आपकी रीजनिंग पावर चेक करने को। आपको ब्रेन में हमेशा अपनी ये चीज रखनी है कि जहां भी कोहर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई भी एग्रीमेंट में, देखो मैं बार बार वर्ड एग्रीमेंट कह रहा हूं क्योंकि इट इज एग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो रहा है जब कंसेंट इन से आ रही है। मेरी जब कंसेंट इन 3 मोड से आ रही है, क्योंकि कंसेंट मिलते ही वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कंसेंट मेरी कहाँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। अब कंसेंट अगर मेरी फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से, कोहर्शन से, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से आई है, तो हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को उसमें डाल दिया कि मान के तो हम इसको वैलिड चलेंगे, लेकिन जब भी चाहे जिसकी भी कंसेंट प्रेजेंटेशन से ली है, वो इसको जब चाहे अनएनफोर्सेबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ऑल्दो ये वैलिड की तरह ही कंसिडर किया जाता है टेक्निकल पार्लर। क्लियर हुआ? बताइए कोई डाउट है तो। मैम आपको कोई डाउट है? नहीं, this is fine. I read it and then know. कोई स्टिल डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक। आयुषी क्लियर है? यस सर। ठीक है का विशाख? यस सर। Yes, sir. ओके शिवम? क्लियर है सर। शिवम नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है, चलो अब हम जो सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि जो पार्टी है कि भी गई है कोहर्शन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से, तो वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, वो जो भी एग्रीमेंट से थ्रू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसमें कह देगा इसको प्रॉपर परफॉर्म करो। अब उसने परफॉर्म कह दिया, इट मींस कि उसने एनफोर्सिबिलिटी के ऊपर अपनी असेंट दे दी, क्योंकि वो चाहता तो उसको एनफोर्सिबल करता था, लेकिन उसने जब इंसिस्ट कर दिया कि आप इसको परफॉर्म करो, इट इज डीम्ड कि उसने कंटिन्यू करने के लिए बोल दिया। अब जब परफॉर्म करने के लिए तब उसी पोजीशन में रखा जाए जैसी पोजीशन में उसको रखा जाता अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोहर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ना होते। मैंने आपको अभी बताया, वो डायरेक्ट है कि सन कहेगा ठीक है फादर को मकान 10 लाख में दे दो, लेकिन 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। ये सिंपल बात। अब आता है थर्ड। अब देखिए यहाँ पर तो है एक्सेप्शन और एक है एक्सप्लेनेशन, इसको ध्यान रखना। पहला एक्सेप्शन क्या कहता है? इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय प्रेजेंस और साइलेंस, मतलब अब देखिए यहाँ पर कोहर्शन नहीं है, यहाँ पर आपका अब मिसरिप्रेजेंटेशन आया, कोहर्शन नहीं है। ठीक है, कोहर्शन केवल और केवल आपका यहाँ पर था, यहाँ पर भी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ही आया। ध्यान आप इन चीजों को, एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। जनरल तो उसने कोहर्शन मांगा, लेकिन जहां परफॉर्मेंस करने की बात हो रही है, जहां पे परफॉर्मेंस करने की बात हो रही है, वहां फ्रॉड प्रेजेंटेशन ही आएगा। वहां पर आपका कोहर्शन की बात नहीं है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात है। सेकंड इलस्ट्रेशन, सेकंड एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड के बारे में ही बताया है। फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, द कॉन्ट्रैक्ट एवर नॉट वॉइडेबल if the party whose consent was so called had means to discover the truth with ordinary diligence। ये जो आप इतने टाइम से पूछ रहे थे उसका कि अगर मीन्स टू डिस्कवर मैं कर सकता था और फिर भी मैंने नहीं किया, तो ये मेरे पार्ट के ऊपर नेग्लिजेंस जाएगी, और उसके अंदर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में मैं उसको क्या बोलते हैं, मैं उसको फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। व्यक्ति कहेगा कि जी मैंने इनको खुला टाइम दिया था, इनके पास 1 महीना था, ये सारी चीजों के ऊपर जानकारी कलेक्ट कर सकते थे और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर, लेकिन उन्होंने बोला मुझे तो 2 ही दिन में करना, जल्दी जल्दी करो बस। तो इनके पास जब मीन्स टू डिस्कवर करने के थे फिर भी इन्होंने नहीं किया। सिंपल एग्जाम्पल देखो मैं आपको बताता हूँ तो थोड़ा और क्लियर करना। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। बी के पास एक फैक्ट्री है एक्स नाम की, बोलता है कि मुझे आपकी फैक्ट्री परचेज करनी है।
बी ए बोलता है बी को कि मुझे आपकी फैक्ट्री परचेज करनी है। बी बोलता है ठीक है, मैं मेरी फैक्ट्री की प्राइस फिर बताऊं, आप इंटरेस्टेड हो तो बता दो। ए बोलता है ठीक है 50 लाख में परचेज करने को रेडी हूँ। तो बी ए को बोलते कि देखो आप बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप परचेज करो, एक बार आप फैक्ट्री आके मेरी देख लो, कल को फिर आप मुझे ये मत कहना कि आपकी फैक्ट्री के अंदर ये चीज नहीं थी, ये चीज है, कि मैं तो आपको एक जस्ट जस्ट एक प्रॉपर सेलर की तरह मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि आप जो चीज परचेज कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी परचेज कर, एक बार उसको इंस्पेक्ट तो कर लो। ने बोला कि नहीं जी बस परचेज देखने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हो तो सही होगा। बी ने फिर बोला कि जी आप देख लो, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। बी बोलता है नहीं मुझे तो नहीं। ए कहता है ठीक है, बी कहता है ठीक है, डील हो जाती है। अब डील होने के बाद ये पता चलता है कि जो ये एक्स नाम की फैक्ट्री थी, जैसे यहाँ पर फैक्ट्री, ये केवल एक गोडाउन था, ये केवल एक गोडाउन था, ये फैक्ट्री थी ही नहीं। अब ऐसे केस में आप बी की नहीं दायर करेगा। क्यों? क्योंकि बी कहेगा कि जी मैंने आपको 2 बार बोला था, और मैंने ना भी बोला होता, मैं तो ये चलो मैंने एग्जांपल को एक्सैजरेट, मैंने ये ना भी बोला होता, तो ये ए की ड्यूटी है कि वो जिस भी चीज को परचेज कर रहा है वो जाके उसके बाद इंस्पेक्ट तो करे। अब वो खुद ही अगर इंस्पेक्ट नहीं कर आगे, और हम इसको सेक्शन और भी हम सेक्शन से इसको समझेंगे, लेकिन जनरल क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को परचेज को, कुछ की ड्यूटी है कि बायर उसको जाके एक बार देखे तो। अब बायर अगर खुद ही नहीं देख रहा है उसको, बायर अपने, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अपनी नेग्लिजेंस सेलर के ऊपर कभी इम्पोज नहीं करेगा कि मैं नेग्लिजेंट था मेरी पार्ट के ऊपर, इसका मतलब मैं तुम्हें लायबल बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। याद बोल दिया कि मैं आपको मेरी फैक्ट्री देखने ही नहीं दूंगा, उसने ताला लगा दिया, देखो फिर बात है अलग, फिर तो फिर फैक्ट्स में अलग बात हो जाएगी। लेकिन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी थी और ए के पास टाइम था कि वो बी की लैंड को दे, बी की प्रॉपर्टी कर सकता था कि क्या ये चीज है, और जो मैं परचेज करने जा रहा हूँ ये गोडाउन, ये फैक्ट्री का क्या है, यहाँ पे क्या कपड़ा बनता है क्या नहीं। और अगर ए नेग्लिजेंट होता है अपने पार्ट पे, और ए प्रॉपरली अपना काम, ए अपना जो पार्ट प्ले करना होता है वो प्रॉपर नहीं प्ले करता है, तो उसके उसके ए की नेग्लिजेंस के लिए लायबल नहीं हो, क्योंकि बी ने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी कि आप मेरे सारा चीजें देख लो, और वो अपॉर्चुनिटी ना भी देता तो की ड्यूटी के देखे कि क्या लैंड है क्या लैंड नहीं है, क्या फैक्ट्री है, किस चीज के कपड़ा वहां पे बनता है, तो एक ही ड्यूटी है। ठीक है, जैसे सिंप्लीफाई करता हूँ, फैक्ट्री हो गई। आज आप जाके आज आप मॉल में जाते हैं, तो आप जैसे ए, ठीक है एक्स मॉल में, ठीक है, मॉल में जाके वो एक आर्टिकल को, एक जैसे शर्ट को परचेज करता है, तो जनरल से वो है, तो वहां पे सेल्समैन क्या कहता है कि सर ट्रायल रूम है, वहां पे आप जाके देख लो। ये कहता है नहीं नहीं जी साइज मेरा ये है, मैं इसी ब्रांड का पहनता हूँ, मुझे कोई दिक्कत, चुप हो जाता है। अब पता ये चलता है कि जो वो शर्ट थी वो साइज में आई, साइज का इशू हो गया। मेरे क्वेश्चन साइज का इशू, तब ए जाके उस एक्स मॉल के ऊपर नहीं बोलेगा तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे एल साइज देके एम साइज दे दिया। वो कहेंगे जी हमने आपको कहा था ट्रायल जाके, और आपकी ड्यूटी जब आप परचेज करने आए हो तो आप यहाँ पर उसको देखो, आपने नहीं देखा तो उसके लिए मैं क्यों लायबल होऊंगा। आपको तो हम, या ये होता कि ट्रायल रूम ना प्रोवाइड, आपको बोला कि ट्रायल रूम में आप जाके देख लीजिए, पहला केस तो है ये। अब इसके साथ एक दूसरा केस और आता है कि ए ने जाके वो शर्ट सही है कोई, लेकिन जैसे ही ए ने वो शर्ट धोई, वो शर्ट का रंग निकल गया। ये फ्रॉड का मैटर है, क्योंकि ये चीज ए एक नजर में देख नहीं सकता था, क्योंकि वो चीज वो धोके वहां पर नहीं देख सकता था। इस मामले में वो ए एक्स वाले एक्स आएगा और शर्ट को रिप्लेस कराएगा कि जी आप दूसरी शर्ट को, ये मैटर जो है इट कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड तो क्या होगा, लेकिन इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए इसी क्वेश्चन से मैं आपको ये पूरा, इसी इलस्ट्रेशन से आपको तीनों में से तीनों जो पार्ट है क्लियर। पहला केस तो मैंने आपको बता दिया कि उसको बोला कि आप जाके चेक करके आ जाइए, और मैंने चेक नहीं किया, वो तो है ये एक्सेप्शन। अब है
कि साइज तो मैंने सोचा चलो मैं नहीं, ए ने ये सोचा चलो मेरे नहीं आएगा, मेरे छोटे ब्रदर के आ जाएगा, उसके लिए ले लेते हैं। तो क्या किया उसने, किया सेकंड पार्ट, A insist that the contract shall be performed and that he shall be put in the position which he would have been if the relation made been. उसने क्या किया, उसने शर्त तो एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है अपने साथ फ्रॉड हुआ, कोई नहीं, अपने नहीं आ रहा भी अपने छोटे भाई के आ जाएगा। तो ए ने क्या, ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट की वॉइडेबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन उठ रहा था उसको उसने एनफोर्सेबिलिटी के अंदर असर्ट कर लिया कि नहीं जी ये कॉन्ट्रैक्ट फेबल ही है, मैं शर्त एक्सेप्ट करता हूँ। और जनरल जो वो ट्रांजेक्शन था वो ट्रांजेक्शन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का था, ये हमने यहाँ पर। अब एक बार फिर से मैं ये तीनों पार्ट 1 2 3, कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। कोई भी सर कलर वाला क्या एग्जांपल दे रहा था फिर से? हाँ मैं वापस देता हूँ, देखो मैं पूरा एग्जांपल फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके हो तो क्लियर हो जाएगा। ए नाम का एक व्यक्ति था, वो एक्स मॉल के अंदर एक शर्ट परचेज करने के लिए गया। जब वो शर्ट परचेज कर रहा था उसने एल साइज जैसे शर्ट का और बोला कि मैं साइज को, ये शर्ट मेरे लिए सही है। अब जनरल क्या होता है कि जब भी मैं साइज निकालता कोई भी शर्ट में, अगर ए ने कोई शर्ट निकाली है, जनरली हम क्या करते हैं जब भी कोई शर्ट परचेज करते हैं हम एक बार उसको ट्रायल रूम में जाके चेक करते हैं कि वो शर्ट हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्समैन ने भी उसको बोला और ना भी बोला होता तो इट इज इम्प्लाइड कि वो पहले चेक करके आए कि साइज उसको मैच भी हो रहा है। कि ए ने वो चीज नहीं करी, वो घर पर आ गया और शर्ट का साइज की दिक्कत हो गई, तो ए अब एक्स मॉल के ऊपर फ्रॉड का कहेगा कि जी आप बात कंसील करके रखी, या जो चीज आपको पता थी आपने मुझे नहीं बताई। तो एक्स मॉल सिंपल कहेगा कि जी हमने प्रोडक्ट सामने रखा हुआ था, आप इसको चेक करो, आप क्या देखो। ये तो पहला केस। अब क्या होता है कि वो शर्ट तो परचेज करके ले आता है, साइज में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो जब उसको वॉश करता है तो वॉश करके पता ये चलता है कि उसका तो रंग ही निकल गया, रंग फेड हो गया, कुछ भी रंग का इश्यू आ गया। ब्लैक कलर की थी वो अब एक तरीके सिल्वर किसी और में व्हाइट कलर में कन्वर्ट होकर पूरा पूरा रंग उतर गया। अब ये जो चीज थी इट इज अ प्रॉपर फ्रॉड, इट इज अ प्रॉपर। अब वो फ्रॉड किस में आएगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, वो फ्रॉड आएगा आपके इसके अंदर, देखिए टोटल ब्लैक कलर की शर्ट सेल करना, टोटल उस व्यक्ति को धोखा देना था, क्योंकि पता था ब्लैक कलर में जो कलर है वो प्रॉपर नहीं, कलर है वो प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ मेरी टोटल इंटेंशन उसको डिसीव करेगी, यहाँ पर नहीं आएगी तो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ जाएगी। हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो। ये appropriately misrepresentation में नहीं आया। हाँ मैं मिसरिप्रेजेंटेशन में ले रहा हूँ, मैं इसको, मैं वही कह रहा था कि ज्यादा आप इसको मिसरिप्रेजेंटेशन में ये और आएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर वो इसके अंदर आ जाएगा। सर पॉजिटिवली असर्ट करना या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में इसको असर्ट में डालें तो वो क्लियर होगा। हाँ बताइए। कुछ नहीं सर, अब वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया सर, वो मिसरिप्रेजेंटेशन में आ वो मैं उसमें फ्रॉड में उसको गलत तरीके से ले रहा था, क्योंकि फ्रॉड में सर नहीं जाएगा। सर अगर फ्रॉड में होता तो सर फिर उसका एक्सप्लेनेशन आ जाता जहाँ पे मेयर साइलेंस वाला। हाँ वो उसमें आ जाएगा, इसलिए तो मैंने उसको आपको फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता तो मैंने उसको पहले 18 में डाल दिया, क्योंकि यहाँ पर इट वाज यहाँ पे डिसीव में नहीं आएगा, क्योंकि मॉल के अंदर कपड़ा रखा हुआ है तो हो सकता है कोई कपड़े के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो वहां पर मॉल की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन इट वाज अ पॉजिटिव असर्शन ऑन द पार्ट ऑफ सेल्समैन that whatever I am selling, that a black color t-shirt is of black color, he that it is color only, but in reality it was not of black. जैसे फर्स्ट वॉश हुआ तो वो रंग उसका निकल गया, ठीक है। अब ये में कोई डाउट है, कुछ भी अगर ना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 19 सेक्शन में, इसलिए इस पे एक एक पे स्टेप बताइए 19 को। यस सर। यस सर। यस सर। अब इसका हम एक बार एक्सप्लेनेशन भी दें, एक्सप्लेनेशन
क्या कहता है। अब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट, देखिए ये बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट, हम एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ये तो था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किस केस के अंदर, कि जहां पर आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन का मुकदमा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के ग्राउंड पे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये तो था एक्सेप्शन का केस। ये वाला जो इसके अंदर आप बता दी गई कि अगर मैं उसको परफॉर्म कर रहा हूं तो वो वैलिड ही मैंने मान लिया। अब एक्सप्लेनेशन और हमको एक चीज को ये बताता है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन which did not cause the consent to a contract of the party on whom such fraud is or to was made does not render a contract voidable। ये क्या कह रहा है, देखिए, ए नाम का एक व्यक्ति था, मॉल में जाता है, ए नाम का व्यक्ति था, वो एक मॉल में जाता है। मॉल में जब वो एंटर हो रहा होता है तो वो मॉल की ग्लास पे लिखा हुआ है 5% सेल ऑन मेन, ये वो पढ़ लेता है। अब क्या होता है कि मॉल में जाता है और वो किड सेक्शन में जाके बोलता है बिल बनाने के बाद कि मुझे 50% का सेल दो। 50%, हाँ सॉरी, जब वो किड सेक्शन में जाता है तो वहां पर उसको सेल्समैन उससे पूछता है, सेलमैन से पूछता है कि जी किड सेक्शन में सेल है, कि जी किड सेक्शन में शायद अराउंड 40 to 50% सेल है, जबकि बाहर लिखा हुआ था सेल 50% ओनली ऑन, पे लिखा हुआ था ओनली ऑन मेन, केवल मेन के ऊपर 50% की सेल थी, ये बाहर लिखा हुआ था और उसने पढ़ लिया था। अब वो अंदर जाता है सेल्समैन से किड सेक्शन में क्या सेल चल रही है, अब वहां व्यक्ति बोलता है कि जी 40 से 50 अराउंड % की सेल। अब वो उसके शॉपकीपर के पास जाता है और वहां पे बोलता है कि जी मुझे प्रोडक्ट दीजिए आप और मैं अपना क्रेडिट कार्ड से वो बिल पे कर देता। वो बिल नहीं, वो घर आके देखता तो उसको पता चलता है कि उसने देयर वाज नो डिस्काउंट और वो 100% अमाउंट पे कर आया है। अब वो मॉल में और बोलता है कि आपने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेंस में किया है कि आपने मुझे मिस रिप्रेजेंट किया है फैक्टरिंग, एम्प्लॉय ने तो मुझे बोला कि 50% की सेल है और 50% की सेल तो थी ही नहीं, तो यहां पर आएगा कि नहीं, आपने मेरे कहने से नहीं लिया, आप बाहर इस चीज को पहले से पढ़कर आए हैं कि बाहर केवल और केवल मेल सेक्शन के ऊपर से, और ये चीज कि प्रूफ कहां से होगा, अब इसको प्रूव्ड आप मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता था कि सब ये बात प्रूव कैसे होगी कि उसने बाहर पढ़ लिया, तो आप ये मान के चलेंगे ये चीज प्रूव्ड है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट पे देख रहे हैं, एविडेंस के पार्ट पे अभी हम नहीं जाते। अब क्या होता है कि जहां पर मेन असेंस की मेरे कहने से, मेरे अगर मतलब सेल्समैन के कहने से या उसके फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज के अगर की कंसेंट पे अफेक्ट नहीं पड़ा, एक ही कंसेंट पे अगर अफेक्ट नहीं पड़ा तो यही माना जाएगा कि इट वाज नॉट अ प्रैक्टिस, क्योंकि हमारे क्या है कि जब कंसेंट आपकी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली गई है, लेकिन जब आपकी कंसेंट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से ली, इनिशियली सारी चीजें मालूम थी, उसके बाद आप कहो कि जी मैं आपकी बात पे विश्वास कर गया, जबकि आपको तो पहले से ही बात पता थी, आपको पहले से बात, तो उस केस में प्रेजेंटेशन को कंसिडर नहीं करते, कंसिडर नहीं करते। क्लियर हुआ या मैं फिर से एक बार बताइए। इसमें उस आदमी को 40 to 50% का भी डिस्काउंट नहीं मिला, तो नहीं मिला तो मतलब देन दिस एनीहाउ अमाउंट्स टू सम सॉर्ट ऑफ लॉस, जो बाहर उन्होंने कहा 50%, मैंने भी बोला 40 to 50%, उन दोनों कंडीशंस में से कुछ भी नहीं निभा, तो फिर ये किस एक्चुअली इसके अंदर ये फ्रॉड के लिए जरूरी ये है कि मेरी कंसेंट आपके फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के करने से अफेक्ट हुई हो। अगर मुझे रियलिटी पहले, अगर मुझे रियलिटी मालूम है, पहले से पढ़ के क्या हूं कि मेरी केवल और केवल इस पे तो
क्या बोलते हैं, मैं ही सेल है, किड्स और पर सेल है ही नहीं। और ये चीज मुझे पता थी। उसके बाद मैंने जाके उस व्यक्ति को बोला कि जी मुझे किड्स का सामान चाहिए और उसमें इतना सेल है। इस जब मुझे चीज मालूम थी, तब मेरा किड्स के सामान लेने का जो मन की, मेरी किड्स में जो मैंने एक सेक्शन में सामान लिया है, वो 50 to 40% सुनने की वजह से नहीं लिया है, क्योंकि वो पहले से बाहर से पढ़कर आया है कि जी ये चीज तो है, मेल के ऊपर इनका डिस्काउंट है, किड्स सेक्शन में डिस्काउंट है ही नहीं। तो मेरी कंसेंट किड्स सेक्शन में सामान लेने की इस वजह से अफेक्ट नहीं हुई है। मुझे सेल्समैन ने बोला था कि 50% की सेल है, क्योंकि इनिशियली मुझे इस बात की जानकारी थी। और जब जिस चीज की मुझे जानकारी थी, चलिए मैं, आप इसमें कंफ्यूज को और हटाते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, ये छोड़िए आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, ए जाता है मॉल में, एक्स मॉल में, और कार का शोरूम था, और वहां जाके बोलता है कि मुझे वाई कार परचेज करनी। अभी ध्यान से सुनिएगा, आपका हो जाएगा, वाई कार मुझे परचेज। अब उसमें एक ए बी नाम का व्यक्ति आता है, सेल्समैन, वो बोलता है कि जी ये कार है। जब ए उसमें एंटर हो रहा होता है, तब वो बाहर एक एड पढ़कर आता है, जिस एड पे लिखा होता है कि हमारी की कार्स आपको 15 किलोमीटर की ही एवरेज देंगे, 15 किलोमीटर की ही एवरेज देंगे, ठीक है। और मैं वो जजेस कर लेता हूँ, मैं जब एबी से पूछता हूँ कि जी ये जो कार आप दे रहे हैं इसकी एवरेज क्या होगी, तो वो बोलता है कि जी 15% से इसकी एवरेज होगी, 15 किलोमीटर से कम की ही इसकी एवरेज होगी, आपको परचेज करनी है तो आप कर लो। ये 15 किलोमीटर वाली, ये मैं पहले रोड पे बाहर पढ़कर आ चुका था, ठीक है। उसके बाद मैंने उस शोरूम में एंट्री लिया। इट मींस अगर हम थोड़ा सा इसको फील्ड में पढ़े, तो मतलब ये कि किलोमीटर की एवरेज के ऊपर मैंने असेंट दे दी थी मनी मन, और मैं फिर मॉल में एंटर, मैं फिर उस कार के शोरूम में एंटर। अब वहां जाके मुझे सेल्समैन जी, मैं आपको, हमारी जो गाड़ी की एवरेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर की ही आएगी, और मैं ये कहता हूँ कि जी ठीक है, मैं ले आता हूँ। अब मैं बाद शोरूम पे जाके और बोलता हूँ कि जी आपके ने जो आपने सेल करी थी, इसको एक काम करते हैं, एक बार मैं एक और एग्जांपल इसका रेडी कर, ठीक है। अभी ये डाउट आपका और आएगा, जबकि मैं आपको अगर लेख में समझाऊं, तो इसका मतलब कि जब मेरी पहले जो कंसेंट है, अगर मेरी कंसेंट आपके कहने से अफेक्ट नहीं हुई, अगर मेरी कंसेंट आपसे अफेक्ट नहीं हुई और उससे पहले ही चुकी है, ऐसे केस में फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज करना नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई जिस्ट ऑफ इट, और शायद उस एग्जांपल में वो फिट नहीं बैठ रहा था मुझे, वैसे आई गॉट टू अंडरस्टैंड। मैं इसलिए एक जनरली, अगर मैं जब ए एंटर और उसने कार के शोरूम पे बाहर वो चीज देख ली कि 15 किलोमीटर की एवरेज मिलेगी, और उसके बाद में एंटर हो गया, और उसके बाद एग्जाम्पल रेडी हो गया, एग्जाम्पल क्या होगा देखिए, 15 किलोमीटर का मैंने एड पहले ही पढ़ लिया था कि 15 किलोमीटर की। अब मैं जाके अंदर रहूं और मैं उससे पूछता हूँ कि जी कितनी एवरेज है, वो बोले जी 17 किलोमीटर की एवरेज है, 17 किलोमीटर की एवरेज। अब क्या होता है कि मैं शोरूम के पास जाता हूँ, और मैं गाड़ी ले आता हूँ, गाड़ी की एवरेज निकलती है मात्र 15 किलोमीटर। अब मैं जाके उस मॉल में जाता, कार के शोरूम में जाता हूँ, और ये बोलता हूँ कि आपने 17 किलोमीटर क्लेम करी थी आपके सेल्समैन ने, जबकि आपकी तो मात्र 15 किलोमीटर निकली है। तो अब जो के जो कंपनी वाले वो ये कहेंगे कि जी हमने बाहर 15 किलोमीटर लिखा था, हमने पहले ही 15 किलोमीटर साफ ये लिख के चलेंगे, 15 किलोमीटर से ज्यादा की। और आपका शोरूम में आना और कार परचेज करना ये शो करता है कि आप वो 15 किलोमीटर वाली बात को पढ़कर आए थे, हमारे 17 किलोमीटर वाली बात अफेक्ट बिल्कुल नहीं हुए हो, क्योंकि आप तो 15 किलोमीटर की बात पे ही एग्री हो के हमारे मॉल में आए थे। इट मीन्स हमारी 7 मीटर वाली बात से आप ने चेज नहीं करी है, हमारी 17 किलोमीटर वाली बात पे जो हमने आपको बोला है तो आपने कार परचेज नहीं करी है, आप तो 15 किलोमीटर वाली बात से ही पढ़कर आए हो, और फिर आप इंटर हुए हो। ऑन होम
A fraud or misrepresentation which did not cause the consent of contract of the party on whom such fraud or to whom does not render contract. जहां पर fraud और misrepresentation करने से मेरी consent को affect ही नहीं हुआ है, में एंटर होने से पहले मैंने 15 किलो बात को पढ़ लिया था, और जब मैंने उसको बाद पढ़ लिया था, अंदर आपका सेल्समैन मुझे 17, 20, 22 कुछ भी बोलता है, मैं तो 15 पे एग्री हूँ। हाँ, अगर गाइस 12 किलोमीटर निकलती है तो फ्रॉड का मुकदमा बिल्कुल बनेगा कि जी आपने बाहर 15 लिखा था और 12 निकली है। अंदर उस व्यक्ति ने जो, तो वो मायने रखता है, तब मुझे वो 15 किलोमीटर वाला साइन बोर्ड बाहर नहीं होना चाहिए था। जब मैं किसी मॉल में एंटर हो रहा हूँ और चीज बाहर पढ़ ली है और पढ़कर मैं उस कार को परचेज करता हूँ, और जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे सेल्समैन ये कह रहा है कि जी ये जो कार आप परचेज 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आएगी, तो मैं कहूँ ठीक है मैं परचेज करूं, जबकि इनिशियली मैं तो उस 15 किलोमीटर वाली बात को जानता था और फिर मैं कार कर रहा था। आपकी 17 किलोमीटर वाली सेकेंडरी है, मेरी पहले आपकी कार को, आपकी कंपनी कार को परचेज करने की इंटेंशन तो 15 किलोमीटर वाले पे एग्री हो गई थी। अगर वो 15 किलोमीटर से कम, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने एडवर्टीजमेंट 15 का दिया, आपकी तो गाड़ी 15 से भी कम आ रही है, लेकिन हमने एडवर्टीजमेंट की 15 का दिया और एवरेज आ रही है, और हमारे इनकी बात फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से आप अफेक्ट तब होते जब आप इसकी बात पे गाड़ी को परचेज करते, लेकिन आप गाड़ी को परचेज नहीं कर रहे थे, आप एडवर्टीजमेंट को भर के गाड़ी परचेज कर रहे थे। अब क्लियर हुआ मैम? हाँ, राइट। किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। शिवम, शुभांकर, विशाखा, रेणुका, नो क्लियर हो गया ये डाउट? यस सर। लास्ट वाला अगर नहीं एग्जांपल हुआ तो मुझे फिर बताओ, मैं एक और एग्जांपल देके आपको फिर बता देता हूँ। असेंस को समझना है कि जब मेल देने की जो मुझे कंसेंट देनी थी, वो आपके फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन से अफेक्ट ना होके पहले से ही हो। आप इसको डिटेल में समझ, आप एक बार घर पे बैठ के इस बी इलस्ट्रेशन, चलो मैं 1 मिनट में कंप्लीट कर ही देता हूँ क्योंकि मुझे अभी आप में से एक डाउट अभी भी है। एक बार हम इसको पढ़ेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। A by a misrepresentation leads B to erroneously believe 500 made annually at A's factory। क्या होता है कि A की फैक्ट्री में 500 किलो इंडिगो होता है, ठीक है, ऐसा मिसरिप्रेजेंट किया B को, ठीक है। अब क्या करता है, बी एग्जामिन करता है अकाउंट्स को ऑफ द फैक्ट्री, एग्जामिन करता है एक के अकाउंट्स को, और ये पाता है कि केवल 500 नहीं, केवल 400 किलो ही वहां पर इंडिगो बनता है, ठीक है। आफ्टर दिस बी बाइज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल ऑन द अकाउंट ऑफ एज मिसरिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि जो 500 किलोग्राम वाली इसको तो बी ने चेक करके समझ लिया था कि जी केवल 400 किलो ही वहां पे बिकता है, 400 किलो ही वहां पे प्रोड्यूस होता है, 500 किलो होता है। तो अब मेरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की जो कंसेंट है वो इस 500 किलो की नॉलेज जानने के बाद कि 500 किलो नहीं 400 किलो ही है, तो मैं एंटर हुआ, उस ग्राउंड के ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं डिक्लेयर कर सकता क्योंकि मुझे पता था। अब आपके कहने से मेरी कंसेंट अफेक्ट नहीं, ए के कहने से बी की कंसेंट अफेक्ट नहीं, रियलिटी जान चुका था फिर उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। अब और क्लियर हो गया आपको? यस सर। बताइए। यस सर। तो हम एक बार एक बार किसी को भी डाउट है इनका बताओ मुझे। सर ठीक है, चलिए तो हम कल 19 से कंटिन्यू करते हैं और अब कंसिडरेशन और हम फटाफट अब शुरू करेंगे उसको, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। Thank you.